जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर आगे से नॉवल अपलोड नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट नहीं करते। और उन्हें मोड़कर बाजी के मुंह की जानिब करके बेड की टेक से बांध दिया। और जैसे ही उन्होंने बाजी को मनाना शुरू किया तो लुबना बाजी को झटका लगा और एक झटके से उनकी आंखें खुली और पूरा घर उनकी फलक शिकाफ आवाज़ों से गूंज उठा। वो ज़िबा होने वाले बकरे की तरह डिकराने लगी और साथ ही उनके मुंह से निकला, हाय अम्मी। अंकल अब धज्जियां उड़ाने लगे थे, जिसकी वजह से बाजी का पूरा निज़ाम ही बिगड़ गया था। और फिर अंकल ने लुबना बाजी को साथ लगा लिया और उनसे बातें करने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता लुबना बाजी चुप हो गई। और कुछ देर बाद लुबना बाजी को पता नहीं क्या हुआ, वो कांपने लगी और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको सुकून मिल गया हो। उन्होंने आंखें खोलीं और बोलीं, अब तो मुझे खोल दें। अंकल ने उनकी बांधी हुई टांगें खोल दी और खुद साइड पर हो गए। जैसे ही मेरी नज़र बाजी पर पड़ी तो मैं देखकर हैरान रह गई। उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। फिर कुछ देर आराम करने के बाद अंकल ने लुबना बाजी को कुछ कहा। बाजी ने नाराज़गी में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उनके अब्बू उनको राज़ी करने लगे। और कुछ ही देर में वो पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गए थे। बाजी खुद को छुड़वाकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंकल को पता नहीं क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई चीज़ आ गई हो और फिर वो बाजी के ऊपर ही गिर गए। और उसके साथ ही वीडियो ख़त्म हुई नहीं थी, मगर मैंने बंद करके दूसरी वीडियो देखना शुरू कर दी, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मेरी खुद की हालत खस्ता हो रही थी। मेरे कपड़े पसीने में भीग चुके थे। फिर जब सारी वीडियोस देख लीं तो मेरा दिल किया एक बार फिर से वो वीडियो देखूं। इसलिए मैंने फिर से चलाई और देखने लगी। लास्ट में जब पहुंची वीडियो तो सामने नूर आई और वो उस वीडियो में कहने लगी, आप सबने देख लिया यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक बाप अपनी सगी बेटी को कैसे ब्लैकमेल कर रहा था और दूसरा बड़ा भाई अपनी ही छोटी बहन जो उससे तकरीबन 20 साल छोटी है उससे मिलना चाहता है। उसके साथ ही वीडियो का एंड चलने लगा कि वहाँ नूर एक कमरे में है और बेड पर बैठी हुई है और पास ही उसकी भाभी साइमा लेटी हुई है और उसके पास नूर का बड़ा भाई फहद बैठा है। और नूर फहद से खेल रही थी कि भाभी के इशारा करने के बाद नूर ने फ़ौरन अपने भाई से बातें करना शुरू कर दी। कुछ देर गुजरी होगी कि फहद का हाथ नूर के सर पर पहुंच गया। नूर की आंखों से पानी बहने लगा और उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थीं, मगर उसका भाई उसे छोड़ने पर आमादा नहीं था। यहाँ तक कि मुझे नूर का सांस रुकता हुआ दिखाई हुआ और वो अपने दोनों हाथों से फहद को मारने लगी। लेकिन फ़ाहद को भी पता नहीं क्या हुआ था और फिर फ़ाहद कुछ ही देर में कांपने लगा और जैसे ही फ़ाहद पीछे हुआ तो नूर रोती हुई तेज़-तेज़ सांस लेते बेड पर गिरती चली गई। कुछ देर नूर बेहाल यूं ही लेटी हिचकियां ले रही थी कि उसके भाई फ़ाहद ने अपनी बीवी साइमा से कुछ कहा और उसके साथ ही वो उठी और नूर के बालों में हाथ फेरने लगी। उसके साथ उसे मस्तियां करने लगी। अगले कुछ मिनटों तक यही सब चलते रहा और वीडियो यहीं ख़त्म हो गई। और कुछ तो इस कैमरे या मेमोरी कार्ड में नहीं था, मगर ये सब जो कुछ भी था काफ़ी गलत और हैबतनाक। और एक अच्छे घर की अच्छी सीधी सादी लड़कियों के लिए तो ऐसा दिखना बहुत अजियतनाक भी है। ये कहकर सितारा खामोश हो गई, जबकि हमारी तो सांसें तक थम चुकी थी कि यार ये सब हो क्या रहा है यहाँ, हमारे आसपास सब कुछ। और फिर खानदानों के खानदान इस सब में गिरते चले जा रहे हैं। घर से बाहर तो सब ऐसे होते हैं जैसे उनसे अच्छा शरीफ और काबिल कोई नहीं, मगर घरों के अंदर वो ये सब कर रहे हैं या कर रही होंगी। ये तो सोच कर ही जहन तस्लीम न करे। मगर क्या करे, जो कुछ अपने ही घर में अपनी आंखों से देखा हो, वो भी एक बार नहीं कई बार, तो यकीन करना पड़ता है कि मामलात ख़तरनाक हैं। और इस लिहाज से कोई लड़की लड़का यहाँ महफूज नहीं।
अगर लड़की बाहर किसी से बच जाएगी तो वो घर में किसी ना किसी से मिल लेगी, और अगर घर से बच जाए तो यूं सबके एक साथ होते हुए वो बाहर किसी से मुलाकात कर लेगी। अब मिसाल सितारा के सामने है। सितारा कहाँ किसी से ना बात करने वाली और खामोश तबीयत, अपनी दुनिया में मगन, और हमारे साथ वो खेलती भी बहुत कम है। मगर उसको भी आदत पड़ चुकी थी मरियम के कजिन जुहेब से। और अनीका का भी कुछ ऐसा ही था कि जुहेब हफ्ते में एक बार आता और यहाँ रहता भी नहीं। यहाँ सिर्फ उसके मामू का घर, यानी मरियम वालों का घर है। इसके बावजूद उसने अनीका को पटा लिया और उससे मुलाकात भी करने लगा। अब वो अलग बात है कि अनीका ने जुहेब को पटाया कि जुहेब ने अनीका को, मगर बात तो वही है कि कहाँ से कहाँ। हम सभी खामोश बैठे थे कि मरियम अचानक बोल पड़ी, चलो ये सब तो मालूम हो गया, मगर तुम ये बताओ कि तुम यूं खाली क्या कर रही थी। मरियम ने सवाल सितारा से किया तो सितारा कहने लगी, तुम्हारे कज़न ज़ुहेब भाई से, और कभी अनीका बाजी। तो तुम इन लोगों से ऐसे फ्री कैसे हो गई, वो भी एकदम से ही। वो दरअसल ये कुछ दिन पहले यहीं सीढ़ियों की बैक साइड पर सब कर रहे थे जो आज कर रहे थे, मगर मैंने इन्हें देख लिया, और इस दौरान मुझसे ये गलती हुई कि मैं भी खुद पर जादू करने लगी। बस तभी अनीका बाजी की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने ज़ुहेब भाई को भी दिखाया, मगर मुझे पता न चला क्योंकि मैं आखिरी लम्हात पर थी और आंखें मेरी बंद थी। तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पहले तो काफ़ी डराया कि हम तुम्हारे घर बताते हैं वगैरह। फिर मेरे मुंह से निकल गया कि जो तुम लोग कर रहे थे मैं भी तुम्हारे घर बताती हूँ। बस फिर वो लोग वहीं ठंडे पड़ गए। मगर फिर बड़ी चालाकी से ज़ुहेब भाई ने कहा, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुकून देता हूँ, तुम हमें ज्वाइन कर लो। मैंने बड़ा मना किया, मगर अनीका को ज़ुहेब ने मेरे पीछे लगा दिया और फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती दीवार के साथ खड़ा किया और मेरा मुंह दीवार की तरफ करके नीचे बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। बस और कुछ कभी नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, मरियम ने उसे कहा और कुछ सोचने लगी। मरियम ने कुछ सोचते हुए पहले तो घड़ी की तरफ देखा और टाइम कंफर्म किया, जो कि उस वक्त रात के 8:20 हो चुके थे। और फिर मरियम सितारा से कहने लगी, अच्छा तुम बेपर्दा हो न ज़रा। सितारा ये सुनकर घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मरियम ने थोड़ा तेज़ लहजे में कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर रहा, और फिर वैसे भी घबराने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम दोनों ही तुम्हें देख चुके हैं। मरियम का सख्त लहजा सुनकर सितारा भी घबरा गई क्योंकि मरियम से कुछ बईद नहीं कि वो सारी बात खोलकर सबके सामने रख दे। जब राज किसी के हाथ में हो तो डर एक फितरी अमल है। सितारा ने डरते डरते मरियम की बात मानी। वो काफ़ी हसीन और खूबसूरत थी। उसका दूध जैसा सफ़ेद रंग था। इसे देखकर पहली बार मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं ही नहीं बल्कि मरियम भी उसको देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने देखा कि मरियम चलती हुई सितारा के करीब पहुंची और इस दौरान उसकी नज़रें सितारा पर गड़ी रहीं। मरियम ने आगे बढ़कर सितारा के कंधों पर हाथ फेरा, जिससे सितारा को झटका लगा और वो अपना रुख मोड़कर खड़ी हो गई। अब उसका मुंह दूसरी तरफ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। अब मरियम अपने हाथों से सितारा के ऊपर जादू कर रही थी। सितारा वाकई बहुत खूबसूरत थी। और फिर मरियम नीचे बैठ गई और सितारा पर जादू करने लगी, और कुछ ही देर में सितारा को पता नहीं क्या हुआ और वो कांपने लगी। मुझे सितारा को यूं इतनी दिलचस्पी से घूरता देखकर मरियम ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कदम खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ने लगे। मैं देख और सोच रहा था कि देखो रब की बनाई इस खूबसूरत मूरत को, ये कितनी खूबसूरत है। यही सोचते हुए मैं मरियम के करीब जा खड़ा हुआ तो मरियम ने सितारा का मुंह मेरी जानिब किया और फिर मेरा एक हाथ सितारा पर रख दिया। मरियम कहने लगी, पागल यूं खड़े क्या कर रहे हो, जहां हाथ रखा हुआ है उसको हिलाओ भी। फिर उसने सितारा से थोड़ा तेज लहजे में कहा, सिखाओ इसे भी कुछ और बताती जाओ कि क्या क्या होता है।
जैसे ही उसने ये कहा तो सितारा ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और मुझे बताने लगी, और इसके साथ ही उसने अपना दायां हाथ मेरे सर के पीछे ले जाकर मेरे सर को ऐसे काबू किया जैसे हम किसी बच्चे को उठाते वक्त उसके सर के पीछे हाथ रखते हैं। फिर उसने मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझसे बातें करने लगी। मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। मैं सोच में पड़ गया कि मैं ये किस दुनिया में आ गया हूँ कि जहाँ इतना मज़ा है। और यहाँ से मेरी ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया और फिर मेरी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हुई जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देखता था। और फिर जो जो मुझसे मुलाकात करती वो मेरी मुरीद हो जाती। जब मैंने कहा कि यार मुझे इन मुलाकातों की तफसील बताओ ना, तो कहने लगा यार बहुत ज़्यादा हैं, इनको छोड़ो, मैं तुम्हें शरीफ होने के बाद की एक बात बताता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। मैंने तजस्सुस से पूछा कि शरीफ होने से क्या मुराद है, तो बोला पहले मुझे जब जहाँ कोई मिलता था मुलाकात कर लेता था, लेकिन अब मैं जिम्मेदार बन गया था और मुलाकातों से परहेज करने लगा था क्योंकि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे थे। मैं खुश होकर बोला तो गोया घोड़ी चढ़ने की तैयारी है, तो बोला वो तो मैं कब का चढ़कीता हूँ, सारी बातें छोड़ो, पहले ये किस्सा सुनो। ये बात उस वक्त की है जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली और मास्टर्स की तैयारी में था। मेरे लिए घर वाले रिश्ता ढूंढने लग गए। घर वालों ने एक रिश्ता करवाने वाली आंटी को भी कहा कि अच्छे घर की लड़की चाहिए, प्यारी और अच्छी सीरत वाली हो। वक्त गुजरता रहा लेकिन आखिरकार हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। हमारी फैमिली वहाँ गई रिश्ता देखने। पहले उन्हें लड़की पसंद आई तो टाइम और डेट सेट करके आए कि लड़के को साथ लेकर आएंगे। फिर फाइनल बात हो गई। फिर हम सब उसी डेट और टाइम पर वहाँ गए तो मुझे उनकी फैमिली काफ़ी मॉडर्न लगी। वो फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं थी, यानी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वालदैन के अलावा सिर्फ उनकी 2 बेटियां थीं जो अब गैर शादीशुदा थीं, लेकिन उनके कपड़ों से लग रहा था कि काफ़ी मॉडर्न है और उनके घर का माहौल काफ़ी खुला था। खैर उन्होंने हमारी काफ़ी खिदमत की और हमारे घर आ गए। अब उन्होंने हमारा घर देखना था तो वो डेट फाइनल करके आए। इसी तरह वो हमारे घर आए तो हम सब ने उनका इस्तकबाल किया। लड़की के पापा से गले मिला और साथ उनकी मम्मा ने भी मुझे साथ लगा लिया। और इसी तरह मेरा हाथ उनकी कमर पर चला गया। मैंने फ़ौरन से हाथ उठा लिया। उन्होंने मुझे प्यार दिया और बैठ गए। उन्हें हमारी फैमिली और घर बहुत अच्छा लगा और इस तरह हमारी बात फाइनल हो गई और जल्द ही शादी का प्रोग्राम भी बना दिया गया। इसके बाद हमारा वहाँ आना जाना शुरू हो गया। मेरी सास से हमेशा मुझसे इसी तरह मिलती, कभी कभी तो मुझे अपने साथ लगा लेती। शुरू शुरू में तो ये मुझे अजीब लगता, लेकिन जैसे वो मुझे प्यार देती लेकिन कुछ कहती ना थी। फिर हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई। शादी काफ़ी धूमधाम से हुई और सारी रसूम के बाद पहले महीने में ही मेरी बीवी उम्मीद से हो गई। जब सास को पता चला तो उसने बहुत मुबारक दी और साथ कहा कि काफ़ी जल्दी की है, अभी तो एंजॉय करने के दिन थे। हम दोनों मुस्कुरा दिए। अब बीवी से ज़रा परहेज़ ज़रूरी था। 4 महीने गुजरने के बाद मैं बीवी के साथ उसके घर गया तो आज भी सास मुझे वैसे ही मिली, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि उसने मुझे अपने साथ कुछ ज़्यादा ही लगाया है। जब मैं उनसे अलग हुआ तो उनकी तरफ देखा तो वो भी मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में आज फुल मस्ती थी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। हम 2 दिन रहे फिर वापस आने लगे तो सास ने वैसे ही किया मेरे साथ। मैं परेशान तो हुआ लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकता था। घर आ गए तो कुछ दिन बाद मैं किसी काम से ससुराल जाना पड़ा तो किस्मत के उस दिन सास घर पर अकेली थी। दरवाज़ा नॉक किया तो सास बोली कौन है? मैं हूँ अरहम। सास ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर आया। सास बोली अरहम तुम बैठो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। सफाई कर रही थी। मैं रूम के सोफे पर बैठा तो सास अंदर आई और मैं खड़ा हो गया तो सास ने मुझे फिर से अपने साथ लगा लिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। फिर वो मुझसे अलग हुई तो हमने एक दूसरे की आंखों में देखा तो वो बोली नीलम ठीक है, बाकी सब ठीक है?
मेरी सास बहुत खूबसूरत थी। वो मोटी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए बहुत प्यारी लगती थी। मैंने कहा, हाँ जी, सब ठीक है। सब कहाँ है? सास बोली, छोटी बेटी की दोस्त की शादी है, वहाँ गए हुए हैं साथ में। ओ अच्छा। सास, बैठो तुम। और दुपट्टा उतारते हुए मेरे सामने बोली, काफ़ी गर्मी है। मेरी नज़र सास के ऊपर ही थी। तुम ठंडा पियोगी या चाय बनाऊं? मैंने कहा, जो मर्जी। वो बोली, गर्मी बहुत है, तुम नहा लो, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, ठीक है। वो बोली, अच्छा मेरे साथ आओ, अकेले कहाँ बैठोगे? मेरे साथ बात करो, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। हम किचन में आए तो मैं चेयर पर बैठ गया। वो चाय बनाते हुए बातें करने लगी। मेरी नज़र उनके ऊपर ही थी। वो बहुत मटकते हुए अंदाज में चल रही थी।